नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो आज का दिन दोस्तों संविधान को स्वीकारने की खुशियां मनाने का होता है, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले इस वक्त देश की सियासी हलचलों पर सबका ध्यान है। खास तौर पर बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां राजनीतिक घमासान मच सकता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर यही उम्मीद की जा सकती है कि हमारे देश के संविधान का अमृतकाल हमेशा बना रहे। वैसे देश में जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा संविधान के लिए ही नजर आ रहा है, और इस संविधान को बचाने और न्याय का हक दिलाने के लिए ही राहुल गांधी एक बार फिर हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। हालांकि इस यात्रा में कितनी तरह से उलझने अड़चने डालने की कोशिशें चल रही हैं, इस बारे में हमने पिछले 10-11 दिनों से लगातार आप तक खबरें पहुंचाई हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी पश्चिम बंगाल पहुंची है, जहां ममता बनर्जी के रुख से साफ समझ में आ जाएगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूती कितनी है। वहीं इंडिया की एक बड़ी परीक्षा अभी बिहार में भी होनी बाकी है, क्योंकि इस वक्त बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा सकता है। खबरें हैं कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले कई बार पाला बदला है। आइए जरा पिछला उनका इतिहास आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं कि 1994, जी हां 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस और लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था 1994, और जॉर्ज फर्नांडिस और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने छोड़ा। 1996 यानी 1996 में बीजेपी से हाथ मिलाया समता पार्टी ने, बीजेपी के साथ चले गए। 2003 में समता पार्टी जेडीयू बन गई, जनता दल यूनाइटेड बन गई 2003 में। 2005 से 2013 तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई नीतीश कुमार ने। जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार चलाते रहे। फिर बीजेपी छोड़ दी। 2015 में लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया, लेकिन 2017 में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का जो महागठबंधन था, उस और उसमें ये भी आ गए थे नीतीश बाबू भी, ये तीनों जब मिलकर महागठबंधन बनाया था इन लोगों ने, उस गठबंधन को छोड़कर फिर से वो बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन 2022 में फिर पलटी मारकर आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ हो गए, और अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद फिर से बीजेपी के साथ होने की चर्चाएं चल रही हैं। खैर, इस बात का खुलासा कभी भी हो सकता है कि नीतीश कुमार आगे क्या कदम उठाते हैं। वो इंडिया के साथ बने रहते हैं या फिर चुनावों के पहले बीजेपी के साथ जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की नींव डाली, और पिछले साल सारे दलों को साथ लाने के लिए पटना में बैठक की थी। जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी पहली मीटिंग पटना में हुई थी, आप याद कीजिए। यानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। तो क्या अब वो इतनी आसानी से इस गठबंधन को छोड़ देंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें पहले की तरह इज्जत से स्वीकार करेगी? क्या जनता के बीच उनकी जो साख है वो कायम अब रह पाएगी अगर वो साथ छोड़ देते हैं? और क्या होगा कांग्रेस समेत बाकी दलों का रुख? इन तमाम मसलों पर आज चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले 2-3 बाइट्स फटाफट आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, जब 2022 में नीतीश बाबू बीजेपी का दामन छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर इधर महागठबंधन में आते हैं, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों के साथ आते हैं, तो उन्होंने भाषणों में क्या कहा था, ये पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सुनिए जरा कि नीतीश कुमार ने जब 2022 में पार्टी छोड़ी थी तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था। जनता के बीच आए वो, और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम ये अब साथ हमारा नहीं छूटने वाला है। सुनिए जरा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना।
इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम मर जाएंगे लेकिन अब उधर नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं नीतीश बाबू। 2022 में आज से ठीक 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल पहले जब उन्होंने पाला बदला था तो ये कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले पटना पहुंचे थे अमित शाह और उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में पटना में अमित शाह ने जो कुछ कहा था, आइए उसको भी सुन लेते हैं। कैसे सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसको सुनते। सुनिए अमित शाह को। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, तो नीतीश बाबू को और लल्लन प्रसाद को, लल्लन बाबू को भी कह दिए अमित शाह कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन क्या अब भाजपा के दरवाजे खुल रहे हैं? अब क्या खेल होने जा रहा है बिहार में? जनता दल यूनाइटेड से आपने सीएम खुद नीतीश कुमार का बयान 2 साल पहले वाला सुन लिया। इधर आपने सुन लिया बीजेपी का बयान, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अब आज का ताज़ा तरीन जो बयान है वो ज़रा सुनाता हूँ आपको। आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान, वो सुनिए। ये आज का बयान है। ये दोनों बयान आपको पहले का सुना रहा था क्योंकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं दिए हैं। चुप्पी साधे हुए है बीजेपी भी और चुप्पी साधे हुए हैं इधर नीतीश बाबू भी। चुप्पी क्या मौनम स्वीकार लक्षणम कहते हैं ना, अगर आप चुप हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बातों को, उन अटकलों को स्वीकार कर रहे हैं, जो बातें, जो अटकलें आप पर लगाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं यहां मनोज कुमार झा, जरा इनको सुनिए। देखिए क्या कहूं, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूं कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूं। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। बीजेपी की आपात बैठक दिल्ली में बुलाई गई, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को अमित शाह ने तलब किया। देखिए जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई हो। क्या सब कुछ ठीक है? किसी तरीके में बोला था कि इंडिया अलायंस के पार्ट में मैं वही कह रहा हूं कि बुनियाद ही यहीं पटना में पड़ी थी और बुनियाद की ईंट खिसकती नहीं है। सब कुछ ठीक है, ऑल वेल। तो मनोज झा को भरोसा है, पूरा भरोसा है मनोज झा को कि शायद ऑल इज वेल। लेकिन क्या बिहार में ऑल इज वेल या कुछ गड़बड़ है? आखिर इस सियासी घमासान के मायने क्या हैं? इस सियासी घमासान के पीछे कौन है? क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार? ये तमाम कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए। आइए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आप सबके जरिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी, सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 75वीं वर्षगांठ है, अमृतकाल हम मना रहे हैं गणतंत्र की, संविधान के रक्षा की शपथ लेते हैं हम। लेकिन संविधान के तहत ही जो कुछ भी उसके नीचे, उस छतरी के नीचे जो कुछ होता है
उसकी चर्चा अभी करना लाजिमी है, इसलिए भी क्योंकि बिहार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल हमारे तमाम दर्शक साथी बार बार पूछ रहे हैं कि कल से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है वो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? आइए सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं आप। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं? 1994 से लेकर 2024 तक की गाथा जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दी, कब क्या क्या किया नीतीश बाबू ने। लेकिन 2024 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। क्या यह माना जाए, क्या कुछ माना जाए? क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्या कुछ आपके पास है प्रेम कुमार जी? देखिए राजीव रंजन जी, मैं जो बोलता हूं अक्सर कई बार सबसे डिफरेंट हो जाता है, और मैं फिर से कह रहा हूं तमाम परिस्थितियों के बावजूद नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं। मैं हेडलाइन दे रहा हूं, नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं। अब इसको बोलने के लिए एक तर्क भी होना चाहिए, केवल बोलने से तो नहीं होगा जी। एक मूल कारण तो यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी पर भरोसा नहीं है, और बीजेपी इतनी बार, आपने बाइट्स भी दिखाई, इतनी बार नीचे से लेके ऊपर तक सारे नेता कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब बंद कर चुके हैं। सम्राट चौधरी ने तो अपना पगड़ी ही कहा था कि उतार देंगे अगर नीतीश कुमार पार्टी में आएगी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो इस पृष्ठभूमि में भी मैं उन बातों को खारिज नहीं करता कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, बैठकी हुई हैं, अंदर खाने कुछ केमिस्ट्री बनने की कोशिश हुई है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ अलग अलग मतलब से भी, मकसद से भी चीजें होती हैं, की जाती हैं। अभी ये नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भी पॉलिटिक्स करते हैं, अपने गठबंधन में भी पॉलिटिक्स करते हैं, और प्रेशर पॉलिटिक्स के उस्ताद माने जाते हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसे उन नीतीश कुमार ने ये तय किया कि हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना चाहते। अब ऐसा, ये एक ऐसी उनको पॉलिटिकली ये जरूरत लगी, लेकिन ये आरजेडी को सूट नहीं करती, और यही शर्त लेकर के बीजेपी के पास भी बातें गई, बीजेपी को भी ये बातें सूट नहीं करती। नीतीश कुमार को ये सूट इसलिए करती हैं कि महागठबंधन की ताकत में नीतीश कुमार को भरोसा है, इंडिया गठबंधन की ताकत में भरोसा है। अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो या लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो, तो यानी 6 महीने के भीतर हो, तो वैसी परिस्थिति में महागठबंधन की बदौलत नीतीश कुमार एक बार फिर वो पुरानी ताकत जिसे बीजेपी ने अपने साथ रखकर छीन ली थी नीतीश कुमार से, उनको 45 सीटों पर ला दिया था, उस पुरानी ताकत को नीतीश कुमार वापस पा सकते हैं। ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि फिर से सीट शेयरिंग पर बात करके आरजेडी के साथ इक्वल सीटों पर चुनाव लड़के अपनी ताकत को फिर से दोबारा बढ़ा ले, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो उन्होंने ये चाल चली, लेकिन लालू प्रसाद जी को यह मंजूर नहीं था जी। उनका कहना था कि आप अब सेंटर की ओर देखिए, बिहार में ज्यादा खोपड़ी मत लगाइए, यहां है तेजस्वी, सीधी सी बात। तो जी। लेकिन नीतीश कुमार इस राजनीति के माहिर आदमी हैं, वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देने के लिए क्या किया कि ये पूरा बितंडा खड़ा कर दिया और एक कटुता पैदा कर दी, ताकि किसी तरीके से ऐसी स्थिति बने कि हमें एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव कराने के नाम पर बार्गेनिंग पावर जो है हमारी बढ़े। यह पूरी राजनीति उन्होंने की है। अब जबकि बीजेपी के एंड से भी ये चीजें डीरेल होती दिख रही हैं, बीजेपी भी दोनों चुनाव एक साथ कराने को तैयार नहीं, और मुख्यमंत्री इनको बना भी दे तब भी
वो रुतबा देने को तैयार नहीं, अपनी शर्तें, और बीजेपी में भी मतभेद पैदा हो गए नीतीश कुमार जी को लेने के सवाल पर। हालांकि इन मतभेदों का बहुत मतलब नहीं है, वहां भी सेंट्रल लीडरशिप जो डिसाइड कर देती है वो हो जाता है। लेकिन जो फीडबैक्स बीजेपी नेताओं को मिल रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार को अगर साथ करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये उनके पास फीडबैक है। तो नीतीश कुमार की जो मारक क्षमता है महागठबंधन में आकर के बढ़ जाती है, और एनडीए में जाकर के कम से कम विधानसभा चुनाव में तो घट ही गई है। पहले लोकसभा चुनाव में भले बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में घट जाती है या घट गई है, अब ये स्थिति है। तो इसको देखते हुए अब स्थिति बिल्कुल बिहार की सियासत बदल चुकी है। नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे हैं, न एनडीए उनको लेने के लिए तैयार है, और न लालू प्रसाद जी, हालांकि वो महागठबंधन की एकता के लिए, इंडिया की एकता के लिए इनको जरूर अपने साथ रखेंगे, लेकिन इन्होंने जो प्रेशर टैक्टिक्स खेली है वो नीचे दर्जे की है, और संयोजक के रूप में जो इनको जगह नहीं मिली, तो 28 में से 25 दलों ने तो हामी भर ही दी थी। इन्होंने स्वीकार नहीं किया था नीतीश कुमार ने कि 3 और दल रहें, वो भी सहमत हो तब हम बनेंगे। लेकिन शायद नहीं बनना, या ममता बनर्जी का वो तर्क कि उनकी पार्टी ज्यादा बीजेपी से लड़ती है, उनके पास ज्यादा सांसद हैं, तो संयोजकत्व के लिए नीतीश कुमार क्यों, ये जो अंदर खाने की चर्चा है, तो इस वजह से वो नहीं बन पाए। तो जाहिर बात है कि अब नीतीश कुमार ने बहुत कुछ खो दिया है, और महागठबंधन पर भी इस शक्ति का असर पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी फैक्टर पर भी असर पड़ा है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार बोझ हो जाए। जी, ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार बोझ हो जाएं। लेकिन बोझ किसके लिए? बोझ क्या इस इंडिया गठबंधन के लिए, या बोझ एनडीए के लिए, या दोनों के लिए बोझ हैं? इसीलिए ये क्या अब एकला चलो की राह पे चलेंगे? अगर एकला चलो की राह पे भी चलते हैं तो क्या इनकी सफलता पहले जैसे कदम चूमती थी वैसे चूमेगी? बहुत सारे सवाल हैं। क्या पलट जाते हैं तो जो पलटू राम का जो इनके ऊपर तमगा लगा हुआ है वो फिर से ज्यादा उभर के दिखाई देगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, और चुनाव चूंकि जल्दी, यानी कि लोकसभा के साथ साथ बिहार के विधानसभा का चुनाव भी हो। लेकिन क्यों चाहते थे बिहार विधानसभा का चुनाव हो, और क्यों ऐसा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, राजनीतिक घमासान बिहार में जो मचा हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि आखिर स्थिर मन से राजनीति क्यों नहीं करते हैं नीतीश कुमार? आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं जरा, क्या कुछ आप देखते हैं बिहार की राजनीति को? आप दोनों, एक तरफ प्रेम कुमार जी, दूसरी तरफ आप अनिल सिन्हा जी, दोनों से बेहतर कौन बता सकता है? इसलिए हमारे आज पैनलिस्टों में बिहार पर ये दो, और मैं भी तो बिहारी हूं ही, तो थोड़ा बहुत आज बिहार पे चर्चा अच्छे से हो जाए। कैसे देखते हैं अनिल जी? आवाज नहीं आ रही अनिल जी की, अनम्यूट कर लीजिए। हेडफोन निकाल करके कर लीजिए प्लीज। निकाल तो दिए हैं, आवाज नहीं आ रही है। खैर, दोबारा जोड़ना रिकनेक्ट कीजिए, तब तक आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आखिर क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, जैसा जो है अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की जो भी है अटकलें हैं, मीडिया में स्पेकुलेशन है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से डिनायल नहीं हुआ। तो अगर वो उन्होंने खंडन नहीं किया इन खबरों का, तो जो आपने कहा कि मौन जो है वो भी एक स्वीकार करना है। और इस मौन ने क्या किया है कि नीतीश कुमार की इमेज को बट्टा लगा दिया है कि चौथी बार ये जा रहे हैं। अभी आपने इनकी आने जाने की एक लिस्ट बताई शुरू में, तो शुरुआत आप देखिए कहाँ से हुई है। इनकी शुरुआत हुई CPI ML से, और
फिर वो आरजेडी, फिर उसके बाद बीजेपी, फिर आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ और वामपंथी पार्टियों के साथ, और ये वो शख्स हैं जो कि आपको याद होगा कि पंजाब में अकाली दल की एक बैठक हुई थी और उसमें मंच शेयर करना था इनको मोदी जी के साथ, और ये जाने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गए और मोदी ने पीछे से आके हाथ करके फोटो खिंचवा दी इनके साथ, और इसका इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने जाके पटना में आके कहा कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं आ सकता। जी। और फिर 2013 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए तो उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। अब फिर उसी मोदी के साथ ये 2015 के बाद चले भी गए। तो इनका जो फ्लिप फ्लॉप है, ये चौथी बार अगर होगा, तो अगर वो नहीं भी होगा तो भी उनकी इमेज और क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की बहुत खराब हो चुकी है। अब मैं दोनों सूरतों में करता हूं कि बीजेपी को क्या चाहिए। बीजेपी का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन बिहार को लेके ये है कि जब से बीजेपी बनी 1980 से, तब से बिहार एक अकेला नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, हिंदी भाषी स्टेट है, जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और बीजेपी को वहां पे अपना मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की भूमि है, और सामाजिक न्याय की उस जमीन पर बीजेपी को सामाजिक न्याय के नैरेटिव को ध्वस्त करना है, क्योंकि वहीं से पैदा होता है वो। इसीलिए लालू यादव पे सारे ईडी, सीबीआई सब कुछ लगता है। एक तो प्रमुख कारण ये है। दूसरा एक कारण बड़ा हिडन कारण है, लेकिन वो भी सच्चाई वाला कारण है। देखिए, जब भी सत्ता में बीजेपी वहां आएगी, कभी मान लीजिए आ गई, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाएगी। और पिछले जब से लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने हैं, मेरे ख्याल से जगन्नाथ मिश्रा वहां के आखिरी सवर्ण मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वहां पे बिहार में। तो ये बीजेपी की बड़ी एक फंसी हुई फांस है, जिसको बीजेपी चाहती है कि सॉल्व करे। अब ये मुश्किल क्या है राजीव जी, जैसा प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि 45 सीटें हैं इनके पास, आरजेडी के पास 89 सीटें। क्यों ये चाहते हैं कि विधानसभा भंग कर दी जाए? असली चीज है कि 45 के ऊपर का आंकड़ा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है स्पीकर आरजेडी का है। जो अवध बिहारी चौधरी साहब हैं स्पीकर, वो आरजेडी के हैं। और अभी महाराष्ट्र में सरकार को अपनी जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके बनाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला तो ले आए। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार पे भी लागू होगा, वहां भी अब स्पीकर एम्पावर्ड है। और अगर मैं आपको सिंपल से अरिथमेटिक बताऊं कि 89 सीटें आरजेडी की, कांग्रेस की 19 और सीपीआई-एमएल की 12, ये मिला के 110 होती हैं, और 12 सीटें कम बहुमत से। तो खबरें ये भी आ रही हैं, जो मेरे तक खबरें पहुंची वो ये भी पहुंची हैं कि तमाम सारे जो जेडीयू के मुस्लिम और ओबीसी विधायक हैं, वो स्विच ओवर करने को तैयार हैं, लगभग आधे। तो लगभग अगर आधे जेडीयू से आरजेडी में आ जाएंगे, तो और स्पीकर आरजेडी का है, तो दाल बड़ी मुश्किल से गलेगी। इसलिए भी हो सकता है कि वो इतनी कोशिशों के बावजूद भी जाने को रुक जाएं। तो वो जाएंगे तभी राजीव जी, जब सब चीजें इंश्योर हो जाएंगी कि बिहार की सरकार गिरे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आगे की उनकी राजनीति जो है वो ठीक की जाए। लेकिन मुश्किल ये है राजीव जी कि चौथी बार जाने के बाद नीतीश कुमार एक तो अपनी इमेज खो बैठेंगे, दूसरा कि वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा खो बैठेंगे जी। तो उनके पास ये लगा रहा और अब तक वो कामयाब होते रहे,
और बीजेपी ने थोड़ा देर की है। बीजेपी को अगर अपने एजेंडा के और सामाजिक न्याय के नैरेटिव को ध्वस्त करना था बिहार में, तो उनको यही काम जातिवार सर्वे के पहले करना था। अब तो वो सर्वे आ चुका है और वो डोमिनेंट नैरेटिव है बिहार में, और उसका असर अब बाकी राज्यों में भी है, और उसकी वजह से कास्ट सेंसस की डिमांड में और तेजी आई है। तो अगर बीजेपी को ये करना भी था तो जातिवार जनगणना से पहले करना चाहिए था। बीजेपी को अगर वो बहुत चाणक्य बुद्धि है उनकी अपने एजेंडा के प्रति, तो उन्होंने देर कर दी है, कम से कम 6 महीने की देर कर दी उन्होंने। उनको पहले करना चाहिए था। तो अभी जो ये एक सस्पेंस बना हुआ है, मेरे ख्याल से कल परसों तक की सस्पेंस जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में मुझे लगता नहीं कि बहुत परिवर्तन ग्राउंड लेवल पे होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे मजबूत, क्रेडिबल और भविष्य का नेता बन के उभर रहा है बिहार में, वो तेजस्वी यादव है जी। तेजस्वी यादव की जनरेशन में, उसकी राजनीति में, उसकी उम्र के बाकी नेताओं में आप देखिए, वो सबसे बड़ा नेता है। नीतीश कुमार 70 के पार हैं, लालू प्रसाद यादव 70 के पार हैं, सुशील मोदी जिनका बहुत आधार नहीं है वहां पे, वो भी शायद उसी ठीक नहीं रहती है। कहा जाता है कि नीतीश जी की सेहत भी बीच बीच में खराब हो जाती है, जी, तो जी। उतने स्वस्थ नहीं रहते हैं। बिहार के ही एक डॉक्टर हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट के रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है। और ये भूलने की बीमारी और डिमेंशिया की चर्चा बहुत है राजनीतिक गलियारों में, मैं भी कई महीनों से सुन रहा हूँ। और उनका मैंने बयान भी देखा डॉक्टर साहब का, जी। डॉक्टर जगदीश नाम है शायद उनका। तो वो भी दावा कर रहे हैं कि इनको डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है और इनको इलाज कराना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर ये वाकई सच है कि नीतीश कुमार जी को डिमेंशिया है और उसका इलाज चल रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि एक संवैधानिक पद पे कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको भूलने की बीमारी हो, तो ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा और ये बड़ा मुश्किल होगा राजनीतिक फैसला। जी, अगर ऐसा है तो माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जो नीतीश कुमार को दिलो जान से चाहते हैं उनके लिए। लेकिन ये बुरी खबर है कि भूलने की बीमारी अगर नीतीश कुमार को है, वो कल को बोलते हैं कि मेरी अब मौत भी आ जाए तब भी मैं इधर महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, और दूसरे दिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अगर वो ये सब कर रहे हैं तो शायद यहाँ उस बीमारी का भी असर दिखाई देता है। चलिए, वो सेहतमंद रहें और बिहार की सेवा जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते रहें, यही कामना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दूसरी कामना जो उनकी है, वो कहाँ तक, कितना वो पूरी हो रही है, ये जानना जरूरी है। एक बार फिर से अनिल सिन्हा साहब, अब आपकी आवाज आ रही है हम तक? हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी हम तक आ रही है। सीधा आपके पास आना चाहता हूं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि आखिर नीतीश बाबू करना क्या चाहते हैं। जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे प्रेम कुमार जी, ओपनिंग ब्रेकिंग न्यूज प्रेम कुमार जी ने जो दिया है, जरा उसी की तरफ इशारा करते हुए आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार इधर उधर की जो बातें हो रही हैं उससे इतर वो सीधी राह चल रहे हैं जिस राह पे अभी तक चलते आए हैं, ये माना जाए? मतलब मैं आप ही के चैनल पर और सब जगह मैं कहता यही था, और मेरा भरोसा जरा भी नहीं है जो गोदी मीडिया का नैरेटिव है। लेकिन जो मैंने जानकारी ली उस जानकारी से तो यही पता चलता है कि यो जो है उनकी स्थिति थोड़ी सी डवाडोल हुई है इस तरह से कि वो जो मतलब वहाँ के जानकार जो हैं वो बताते हैं कि उनकी मतलब इंडिया गठबंधन से टूटने की इच्छा मतलब उनमें पैदा हुई है, ऐसा
बताने लगे। लेकिन इसमें कितना दम है, मैं चाहता हूं क्या कि इसका विश्लेषण उस तरह से न किया जाए। इसका विश्लेषण इस तरह से किया जाए कि जो देश में राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं और उसके हिसाब से बीजेपी ने ये जो दरवाजा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दरवाजा खुलने वाला है, और उस तरह से बयान भी पलटने लगे हैं। मतलब आज कल तक तो उन लोगों का बयान भी, बीजेपी के लोगों का बयान भी बहुत ही तीखा था, लेकिन अब थोड़ी उसमें नरमी आई है। तो ये जो चल रहा है, इसको आप मानिए कि महाराष्ट्र रिपीट करना चाहती है बीजेपी, और वो सिर्फ जेडीयू, अब नीतीश का इसमें कितना रोल है वो मालूम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि बिहार में सरकार गिरा दे और इंडिया गठबंधन को जिस तरह का महाराष्ट्र में उन्होंने किया वो करना चाहते हैं, और उनके निशाने पर बाकी लोग भी हैं। तो ये समझिए कि महाराष्ट्र 2 जो है का एक एपिसोड बिहार में भी खेलने की कोशिश में है अमित शाह। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश इतने कमजोर निकले कि वो इसके लिए तैयार हो गए, या वो मतलब उनको अपने कब्जे में लेने में बीजेपी सफल हो पा रही है। मुझको लगता है कि एक कमजोरी का मामला नहीं है, ये मामला ऐसा है, और पॉलिटिकल तो जरा भी नहीं है। पहले 1-2 लाइन में लूंगा आपका कि नीतीश को कुछ वहां मिलने वाला नहीं है। नीतीश चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी है, और एक मजबूत गठबंधन के चीफ मिनिस्टर है, और एक मजबूत सामाजिक समीकरण के भी चीफ मिनिस्टर है। मतलब उनका जो यहाँ राजनीतिक और सामाजिक आधार है इस गठबंधन का, जिसके अभी मुखिया है वो, तो वहां बीजेपी उनके लिए ऑलवेज अनस्टेबल सिचुएशन रहा है और आगे भी रहने वाला है। क्योंकि बीजेपी से वो निकले थे तो पार्टी उनकी बीजेपी तोड़ रही थी, जेडीयू को तोड़ रही थी बीजेपी। वो निकले थे इसलिए कि वो डिमांड वहां बढ़ गया था कि इनको सेंटर ले जाइए और यहां आप चीफ मिनिस्टरशिप क्यों इनको दे। तो वहां से परेशान होकर के वो बाहर आए, और वहां मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मोदी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह अपने जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी बैठने की जगह नहीं देते, उनको भी किस तरह से चला रहे हैं सरकार, वो आप देख रहे हैं। तो मोदी जी मतलब बिहार में बड़ी पार्टी होने के बाद बीजेपी किस तरह से चलाना चाहती थी सरकार, जो जिसमें थे वो एनडीए में नीतीश कुमार, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो उस दबाव को फिर वो क्यों चाहेंगे। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी वहां नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सबको पता है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद जो हश्र हुआ है बाकी जितने ये है, मतलब बाकी पार्टियां, अकाली दल है, आज एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश क्यों जाना चाहेंगे। तो मेरी समझ में पॉलिटिकल या सामाजिक वजह, और इस वजह में कोई दम नहीं है कि उनको संयोजक नहीं बना रहा था, इसके लिए नाराज। इतना मैं नीतीश जी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, इतने मतलब आसान व्यक्ति नहीं है कि छोटी चीज से प्रभावित हो जाए, और उसके लिए योजना बनाएंगे वो, और योजना बनाने में और मतलब अभी बिहार में नंबर 1 है, लेकिन ये आसान नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा है, मतलब ये एक नई, जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज दिया उन्होंने, तो उसी तरह से मेरा एक स्पेकुलेटिव न्यूज आप ले सकते हैं कि नीतीश मतलब के साथ वाले लोग या जो अमित शाह की जो कार्य प्रणाली है, शिंदे क्यों गए जी, आपको तो उनके साथ इतने लोग क्यों गए, अजीत पवार क्यों गए। तो और यहां यह है कि नीतीश पे कोई आरोप नहीं है, लेकिन बाकी कोई जेडीयू क्या वल्नरेबल नहीं है। तो कौन सा ऐसा, ये अभी मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है, तो आरजेडी जिम्मेदार है। अरे वो क्यों जिम्मेदार रहेंगे भाई, उनका कोई रोल ही नहीं है। तो रोल अमित शाह और अगर होना है तो नीतीश जी के बीच का काम है, तो उसमें उनका कोई रोल ही नहीं है। तो ये मुझको, मेरा जो मतलब ये आप एकदम स्पेकुलेटिव है कि वहां कोई ऐसी कोई नब्ज उनके पकड़ ली है अमित शाह और बीजेपी ने, जिसकी वजह से वो मजबूरी में है। अब ये मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसका कोई आधार नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पॉलिटिकली
आप समझ लीजिए कि ये एक हाराकिरी है। जापानी में, हिंदी में आत्महत्या है और अंग्रेजी में सुसाइड है। ये तीनों वर्ड जो है इस पे इक्वली लागू होता है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो मराठी है, मतलब दीपक जी जानते हैं, कहता है पानीपत झाला। तो ये बैटल अगर वो शुरू करेंगे नीतीश, तो उनका पानीपत हो जाएगा। वाटरलू जिसको नेपोलियन के मतलब वर्ड्स में कहा गया, वैसी ही हार हो जाएगी उनकी, कहीं के नहीं रहेंगे। और गंगा एकदम बगल में है, तो इससे बेहतर जो कहा भी उन्होंने कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, तो वो जो है वो बेहतर है वो ऑप्शन। लेकिन ये जो है, आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई कहीं से कोई सूरत नहीं निकलती है कि वो उनको जाना चाहिए। तो अब ये स्थिति है। मैं अभी चाहता हूं कि अभी भी मेरा मानना यही है, प्रेम कुमार जी की तरह। गवाही नहीं दे रहा है। हाँ, दिल गवाही नहीं दे रहा है। जी अनिल जी, प्रेम कुमार जी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूं, फिर हमारे साथियों के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहे, जिसके साथ अभी तक नीतीश बाबू हैं, अभी गए नहीं, स्पेकुलेशन, सूत्र, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर वो रहते हैं तो देखिए क्या क्या मिल सकता है। एक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार है, संयोजक का पद भी मिल सकता है इंडिया गठबंधन का, जिसके बारे में बात हो चुकी है, पहले भी उनको इसका ऑफर मिला, उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन यह पद भी स्वीकार कर सकते हैं। कल को प्रधानमंत्री, अगर उनकी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं। अब दूसरी तरफ देखें, यहां से अगर बाहर होते हैं और एनडीए के साथ जाते हैं, तो पहली फुर्सत में प्रधानमंत्री के पद पर क्रॉस, क्योंकि वहां एक आदमी विराजमान है, वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो छोड़ भी देते हैं, यानी नरेंद्र मोदी, तो उनके पीछे दूसरे लोग हैं, चाणक्य और क्या क्या बहुत सारे हैं, नाम हैं, तो वो तो मिलना नहीं है। एनडीए गठबंधन के संयोजक की भूमिका वो निभा नहीं सकते, क्योंकि वहां भी मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है। यानी अगर एनडीए में जाते हैं तो मोदी मोदी मोदी, और 36 बार भी मोदी कह लीजिए, तो उसके आगे पीछे कहीं भी नीतीश बाबू दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर नीतीश बाबू आखिर पलटी क्यों मारने जा रहे हैं, सवाल तो उठता है। आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ, लेकिन स्वागत करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी। बहुत ही जोरदार बातें, जोरदार चर्चा हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और बिहार के घमासान पर चर्चा कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है इस घमासान में चर्चा के लिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, इतनी सारी चीजें, अगर कुछ और चीजें हैं तो आप उसमें जोड़ दीजिए। जहां 36 बार क्या 66 बार और कितने बार 6000 बार नाम ले लीजिए, तो मोदी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। वहां नीतीश बाबू फिर से क्यों जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज कि जब वो कह रहे थे कि मैं मर जाना कबूल करूंगा, लेकिन यहां से वहां अब नहीं जाऊंगा, 2022 में जब ये आ गए थे इस खेमे में, तो उसके बाद फिर ये क्या करने जा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है, जो सूत्रों की माने, दूसरे लोग जो कह रहे हैं, पटना की हलचलों को देखें, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं कि नीतीश बाबू कहीं नहीं जा रहे हैं। जी शुक्रिया एक बार फिर राजीव जी। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, उस बात से पूरी तरह से सहमत होते हुए एक बात मैं जोड़ता हूं कि और भी कुछ मिल सकता है। एक गैर राजनीतिक पद मिल सकता था नीतीश कुमार जी को, कि उनको कहा जाता है कि हम राष्ट्रपति ही बना देंगे, तो राजनीति को विदा कीजिए, आइए राष्ट्रपति बनिए, ये हो सकता था। लेकिन किस कीमत पर? राजनीति छोड़ने की कीमत पर। और नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी राजनीति नहीं छोड़ना चाहते। राजनीति करने के लिए ही तो सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं यहाँ एक बात बताता हूं कि आगे 1-2 दिन बाद जब इस घटना का विश्लेषण होगा, तो कौन सी हेडलाइंस और कैसे कैसे बनेगी, समझिए वो होंगी कि नीतीश कुमार का चातुर्य देखिए कि जो पूरे टीवी स्क्रीन से रामलला को गायब कर दिया, राम लहर ही खत्म हो गया टीवी स्क्रीन पर, केवल नीतीश लहर चलने लगी। ये भी होगा कि मोदी और अमित शाह को इन्होंने ऐसा उलझाया कि वो समझ ही ना पाए, चाणक्य भी चित और वो दोनों जोड़ी चित। तो इस तरीके से अब घटना आगे इसका विश्लेषण होगा कि ये नीतीश कुमार जी ने ऐसी चाल चली कि जो इम्पैक्ट जो राम लहर और दूसरी चीजों का बनाना चाहते थे, उसको कम से कम नल कर दिया। ये बात आप इवन 26 जनवरी के दिन भी आपने कभी देखा है कि स्प्लिट होकर की कोई दूसरी खबर चल रही हो? लेकिन आज नीतीश कुमार चल रहे थे, उनसे वहां से जुड़ी हुई खबर चल रही थी।
ये है जो आने वाले समय में इस तरीके से बात होगी। हम थोड़ा पहले बोल रहे हैं कि ये होगा, चूंकि हम बोल रहे हैं कि एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, और ये बात अब मतलब 2 दिन की 3 दिन की मीडिया जो हाइप क्रिएट करने के बाद अब मीडिया भी उसका जो ज्वार अगर देखें, ज्वार भाटा, तो अब वो नीचे की ओर आ गया। उसका ग्राफ अगर देखें तो टोन डाउन हो गया। बीजेपी के नेता जो प्रेस करने में लग गए थे नीतीश कुमार की, अब उनकी भाषा बदल गई। ये सारी चीजें बदल गई हैं। और जो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा गया था कि उन्होंने मना कर दिया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से, इसकी अलग कोई पुष्टि तो हुई नहीं, लेकिन मीडिया ने चलाया। अब देखिए 28 तारीख को नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक बुलाने जा रहे हैं, 29 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं। और इस बीच में जो बातें हुई हैं प्रैक्टिकली वो है कि दोनों लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच खटास हुई है, तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो इस खटास को दूर करने के लिए लालू प्रसाद भी विलिंगनेस रखते हैं। उन्होंने फोन भी किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था। तो उस हिसाब से ये था कि नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या होता है। अब नीतीश कुमार ने ऐसी चुप्पी ओढ़ ली थी कि पूरे देश में लगा कि नीतीश कुमार अब एनडीए में जा रहे हैं, और वो तमाम चीजें जो घटनाएं घटी हो और ना भी घटी हो और घटी हुई बता दी गई हो, तो सब मिलाकर के ये लग रहा था कि नीतीश कुमार अब एनडीए की ओर जा रहे हैं और एक बार फिर वो पलट रहे हैं। लेकिन चाहे जिन कारणों से, चाहे बीजेपी ने अपना असेसमेंट किया, चाहे नीतीश कुमार को मन मुताबिक कुछ इधर उधर होने का अवसर नहीं मिला, या फिर नीतीश कुमार की रणनीति थी कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा महाराष्ट्र के संदर्भ में शरद पवार जी ने बहुत बाद में कबूला था कि हम अगर वैसी चाल नहीं चलते तो राष्ट्रपति शासन खत्म नहीं होता। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, दोनों का शपथ ग्रहण हुआ, वो साबित नहीं कर सके बहुमत, मतलब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, और उसके बाद में मौका मिला और महाअघाड़ी सरकार बन गई। ठीक वैसी ही चाल चलते हुए नीतीश कुमार को बताया जाने वाला है। अब ये बताया जाना दिल से है कि छद्म रूप से है, ये अलग अलग सुविधा अनुसार हो सकता है, लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि अब घटनाएं जो भी घटेंगी महागठबंधन में नीतीश कुमार के बने रहने के लिए घटेंगी। अब एनडीए में जाने के लिए घटना नहीं घटने जा रही है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। महागठबंधन में बने रहने के लिए जो भी घटनाएं घटेंगी वो होंगी, लेकिन एनडीए में जाने के लिए नहीं होंगी। और कल 28 तारीख, कल 27 तारीख है, और कल से लेकर परसों तक क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। और 29 तारीख को राहुल गांधी की पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया सीमांचल में एक बड़ी रैली है, और उस रैली में क्या नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और देखिए राहुल गांधी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका कितना असर है, इसका अलग अलग हिस्सों में आप उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। मणिपुर से निकलते हैं और थोड़ा मणिपुर में पहले उनकी यात्रा कहां से शुरू होगी इस पर कुछ बवाल मचता है। मणिपुर से, इम्फाल से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है, जिला है, वहां से वो यात्रा शुरू होती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। असम में क्या कुछ होता है वो आपने देख लिया। असम में जब थे तो फिर बंगाल की बात होने लगी, बंगाल से अब बिहार की बात होने लगी। क्या उनकी यात्रा का भी असर है जो बिहार में हो रहा है? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आखिर राम मंदिर का मामला कहां गया? आज इमैनुअल मैक्रो यहां हैं, दिन भर उनकी तस्वीरें दिखनी चाहिए थी मोदी जी के साथ गलवैया करते हुए, वो तस्वीरें गायब हैं। और नीतीश बाबू सामने हैं, लालू प्रसाद और कांग्रेस के नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूं आखिर हो क्या रहा है? क्या नीतीश बाबू पलटी मारने जा रहे हैं फिर से, यही मान लिया जाए? धन्यवाद राजीव जी। प्रेम जी की बात जो है वो है कि जो प्रेम जी चाहते हैं हम लोग भी चाहते हैं, और उनकी बात में तर्क, उनके तर्क में दम है, इससे मैं असहमत नहीं हूं। लेकिन
इंडिया दल समूह की कोई चर्चा में रखने या राम राग को सीन से बाहर रखने के लिए इतनी किस कीमत पर आप उस सीन को बाहर रख रहे हैं? यह इंडिया दल समूह की एकता अखंडता के ऊपर भी चर्चा एक सवाल पैदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको विषय बनाएगी ही बनाएगी। जो निश्चित रूप से सही है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन अगर आज गणतंत्र दिवस के समारोह में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद रहते हैं, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं होता, समारोह खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। आज शाम को जो गणतंत्र दिवस समारोह के दिन एक औपचारिकता होती है, लगभग हर राजभवन में होता है, शाम को हाई टी दी जाती है, उसमें उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते और उनके नाम का जो नेम प्लेट रखी जाती है उसको वहां के जेडीयू के एक नेता आकर के उस सीट पे बैठ जाते हैं, उनका नाम प्लेट हटा दिया जाता है। किसी ये जो घटनाक्रम हुए हैं यह कुछ न कुछ संकेत करते हैं। यह सही है कि अगर वह इंडिया दल समूह को छोड़ के एनडीए में जाते हैं तो इसका तर्क हमारे आपके पास किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता समाप्त होती है, खतरे में पड़ती है, उनका सम्मान खतरे में पड़ता है। सुशासन बाबू होने का या राग द्वेष से या सत्ता में रह करके सत्ता से चिपके रहने के जो तमाम उनके बारे में परसेप्शन बने हुए थे, तमाम चीजें ध्वस्त होती है उनको लेकर के। लेकिन बल्कि यह चस्पा होता है कि आप जो कुछ भी आप लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे, वाकई लोकतंत्र में खतरे में नहीं था, आप खतरे में थे। आप इंडिया दल समूह को सत्ता में एनडीए को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे थे, वो सवाल नहीं था, सवाल यह था कि आप सत्ता में बने रहना चाहते थे। आप संघीय ढांचे को खतरे में बता रहे थे, सवाल ये नहीं था, आप चाहते थे कि आप किसी न कुर्सी पे हमेशा बने रहें। इस तरह का तोहमत लेकर के अगर नीतीश कुमार जी राजनीति बने रहना चाहते हैं तो आमतौर पर हमारे जैसे या प्रेम जी जैसे प्रशांत जी हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम लोग इस रूप में नीतीश कुमार को देखे नहीं। हालांकि जो उनका अतीत रहा है वैसे अलग है। उन्होंने जनता दल को तोड़ा, समता पार्टी बनाई फर्नांडीज साहब के साथ, और फर्नांडीज साहब का ही किस तरह से उनका साथ छोड़ा ये सबके सामने है। फर्नांडीज साहब भी जिस समाजवादी राजनीति के पुरोधा रहे हैं, आकर के उन्होंने जिस तरह जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का उन्होंने समर्थन किया तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में क्या उनकी स्थिति बनी या हमारे आप सबके सामने है। किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शरद पवार का साथ छोड़ा, शरद पवार का साथ ही नहीं छोड़ा, उनके अंतिम दिनों में क्या उनके साथ उनका व्यवहार रहा ये भी सबके सामने है। अतीत भी उनका इसी तरह का है। लेकिन ये लग रहा था कि जो बिना किसी के कहे अपने प्रयासों से उन्होंने एनडीए के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, आक्रामक हमले किए, उन सभी दलों से मुलाकात की जो भारतीय जनता पार्टी से भी सहयोग करते थे, उनसे अलग करने की, अगर नवीन पटनायक से भी मिलने के लिए गए तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त एक गठबंधन तैयार किया जाए जो जनता के सवाल पर लोगों के बीच में जाए। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का रवैया अख्तियार कर लेता है कि वह चुप हो जाए, यह सही है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का कोई बयान जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिया था, यह सही है। ये कांग्रेस ने बयान दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दिया था उनके हवाले से कि उनसे मिलने के बाद मैं बात कर रहा हूं। तो अगर किसी प्रदेश का अध्यक्ष कोई बात कहता है किसी पार्टी का तो उस पर विश्वास करने की भी कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये बात आई, लेकिन उन्होंने कभी खंडन में नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। आज भी उन्होंने उनकी पार्टियों से खंडन नहीं किया गया। लेकिन अगर आप पिछले चीजों को देखा जाए कि जिस तरीके से आरजेडी जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया गया और अन्य जो संगठनात्मक परिवर्तन किए गए, आरजेडी के साथ जो एक तरह का उनका जो जिस तरह की तालमेल या जिस तरह के आपसी समझ जो नहीं डेवलप होने पाई या डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई, उन चीजों को देखा जाए तो लग रहा था कि तैयारी केवल आज की नहीं पहले से है। हाल में उनकी मुलाकात कम से कम हरिवंश जी से 2 मुलाकातें उनकी हुई, उन मुलाकातों के बाद भी इनका एकदम चुप्पी में साथ लेना और हरिवंश जी को कभी ये नहीं कहना कि हमारा इंडिया के साथ कोई संबंध नहीं है और आप कम से कम राज्यसभा के उपसभापति पद को छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उनको वहां बने रहने दिया उन्होंने। तो इन चीजों को अगर आप डिकोड करने की कोशिश की जाए तो लगेगा कि एनडीए के साथ इनके संबंध कभी खत्म नहीं हुए थे। वह एक संभावना अपनी तलाश रहे थे कि हम इंडिया दल समूह या विपक्षी दलों के गठबंधन के साथ क्या कर सकते हैं उन घटनाओं के आधार पर। बावजूद इसके मेरी अपनी समझ है, जब ये बात हो रही थी कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे
उन्होंने सरेआम पब्लिक डोमेन में बात कही थी कि हमारे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव। जी। इस आधार पर उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति की थी कि अगर आप तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता रहे हैं तो लवकुश समीकरण का क्या हुआ? लवकुश समीकरण के व्यक्ति को क्यों नहीं मुख्यमंत्री, आपका उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया जा सकता? उस नाराजगी के तहत उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। उस समय तमाम बातें हुई, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार जी से ये नहीं लग रहा था कि इस सीमा तक बात बिगड़ सकती है कि वह दल से अलग हो जाए। आज जो कुछ भी हो रहा है, इसको पोस्चरिंग की भी संज्ञा नहीं दी जा सकती कि आप इंडिया दल समूह में किसी अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए, अपनी पार्टी की स्थितियों को ठीक करने के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं आप। ये भी, इसको भी संज्ञा देना बहुत तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया दल समूह की क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल पैदा हुआ, विश्वसनीयता पर, उसकी एकता पर जो सवाल पैदा हुए, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है इंडिया दल समूह का। वो जा क्यों रहे हैं, इसका तो किसी के पास, हम लोग कोई कितना भी दिमाग लगावे, उसका उत्तर नहीं है। मैं प्रेम कुमार जी की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि राम राग को विश्राम देने के लिए, उसको विमर्श हटाने के लिए उन्होंने इस तरह के राजनीतिक पोस्चरिंग की है। एक सीमा तक ये जा सकती है। उनको क्या मिलेगा, ये हम लोग कर चुके हैं कि क्या उनको क्या मिलने वाला और क्या नहीं मिलने वाला है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर वो जाते हैं, हम लोग अगर की बात करें, तो मैं अभी भी कहता हूं कि इंडिया दल समूह का बिहार में वो नुकसान नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है। आज भी जो गैर भाजपा मतदाता है वह कांग्रेस के साथ जो एक गठबंधन बना है, और इनके साथ मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन के जो 9 सदस्यों में से अन्य कोई सदस्य छोड़ के जाएगा, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे अन्य दल हो, उसमें से कोई इनके साथ जाएगा। यह जरूर हो सकता है, यह जरूर होगा कि आरजेडी की भूमिका बढ़ जाएगी और जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति, जो वैकल्पिक राजनीति कही जा रही है बीजेपी की, वह बिखरेगा नहीं, क्योंकि उसमें आरजेडी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, वामपंथी दलों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और वहां के स्थानीय जो नेता, जो मतदाता हैं, और सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी भी अभी भी नीतीश कुमार के इस निर्णय से, अगर वो भी पार्टी गठबंधन छोड़ के जाते हैं, तो भी सिविल सोसाइटी की सहमति उस पर नहीं हो सकती है। तो सिविल सोसाइटी की सक्रियता, वामपंथियों की सक्रियता, वहां के आरजेडी की सक्रियता, या उस डैमेज को उस हद तक नहीं होने देगी जिस डैमेज जो 2019 के चुनाव का इतिहास दोहराना चाहती है बीजेपी, वो मुझे लगता है कि वो नहीं होने पाएगा। और नीतीश कुमार जी अपने साथ बीजेपी के पक्ष में उन मतदाताओं को लेकर नहीं जा पाएंगे जो सामाजिक न्याय या सामाजिक सशक्तिकरण के कारण से नीतीश कुमार जी के साथ या इस गठबंधन के साथ है। मैं ये कह सकता हूं कि जो इस समय हो रहा है वह उससे नीतीश कुमार जी की छवि प्रभावित होती है, उनकी विश्वसनीयता पे संकट आता है, उनकी प्रतिष्ठा पे संकट आता है, और एक बहुत ही सत्ता लोलुप राजनेता की छवि बन के उभरती है नीतीश कुमार जी की, जो हमारे जैसा व्यक्ति, मुझे स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है किस तरह के व्यक्ति हैं वो। और इसलिए मैं कहना था कि जब बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जी को हट करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और नीतीश कुमार जी देशव्यापी राजनीति करें, तभी मैं व्यक्तिगत रूप में मैं कहता था कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहिए इनको, कि जो सुशासन बाबू के नाते, एक छवि के नाते, जो आम मतदाताओं की एक लगाव या एक तरह का समर्थन इंडिया दल समूह के साथ है, हो सकता है कि बीजेपी एक जंगल राज की बात करके उसको प्रभावित करने की कोशिश करे। लेकिन जो घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान, निश्चित रूप से उससे इंडिया दल समूह की छवि पर असर पड़ सकता है। सियासी नुकसान उतना नहीं होगा जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सियासी नुकसान नहीं हो सकता जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कर रही है। लेकिन यहां से क्या अगर आंकड़े देखे जाएं, जिसमें सीटों के आंकड़े जो हैं, बिहार में 40 सीटें, 40 में से 39 यानी 40 आउट ऑफ 40, 39 सीट्स पिछली बार एनडीए के पास, जिसमें से 17 सीटें इन दोनों ने बांट ली थी और 6 सीट सीधे रामविलास पासवान की पार्टी यानी एलजेपी के पास थी। तो इस प्रकार सीधे 39, 17, 16 और 6, इतनी, मतलब 39 सीटें आई थी, 17 नहीं, 17, 16 और 6, तो इतनी सीटें गई थी। क्या इस बार उस गणित को, अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं नीतीश कुमार, तो वो गणित बरकरार रहता है इधर आकर,
या इंडिया गठबंधन छोड़ के उधर जाते हैं यानी फिर से एनडीए में जाते हैं तो एनडीए को फायदा होगा, किसको नफा किसको नुकसान, इसकी चर्चा भी जरूरी है। अभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आज इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तब तक हैं और आज रात तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए खुल के हम इस बात की चर्चा करें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं। अब कौन चाय की चुस्की लेते हुए साथ साथ नजर नहीं आया, किसकी कुर्सी पर कौन बैठा, यह विश्लेषण तो हम कर ही रहे हैं, हमारे तमाम साथी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब भी कल क्या कुछ होगा, क्योंकि कल 27 है, कहा यह जा रहा है सूत्रों की माने जैसे चलाया जा रहा है कि 28 तारीख को फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश बाबू, कल रात तक पलट सकते हैं नीतीश बाबू, फिर से जा सकते हैं राज्यपाल के पास और इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों यहां, जबकि 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो उससे पहले इस्तीफा क्यों सौंपेंगे, सवाल तो उठता है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे समझो कि आखिर यहां नीतीश बाबू पलटी क्यों मारेंगे। चलिए मान लिया कि सारी चीजें, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर पलटी क्यों मारेंगे, उससे नीतीश बाबू या उनकी पार्टी को क्या फायदा है। तब जबकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ या इंडिया में रहकर, गठबंधन में रह के जड़ें खोदने वाला भी अगर वाली भी कोई पार्टी हो, कोई दल हो, तो इस बार जनता उसको सबक सिखाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया, और इसीलिए अब तो आप देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी हो या अरविंद केजरीवाल हो या उधर मायावती जी हो, मायावती भी अब कांग्रेस के खिलाफ बोलना बंद कर चुकी हैं, नहीं है वो इंडिया गठबंधन में, नहीं बोल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी नहीं है गठबंधन में, नहीं बोल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी गठबंधन में आ गए हैं। वैसे में नीतीश कुमार का इस गठबंधन से बाहर निकलना क्या मायने रखता है, अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी देखिए, दिन में भी जब खरी खरी में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैंने ये बात कही थी, उसको मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे क्यों एनडीए में। सवाल तो ये है ना भाई, यहां दिक्कत क्या है, यहां क्या कमी थी नीतीश कुमार को जो वहां जाकर के वो कमी पूरी होगी? क्या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में जाके पूरे हो रहे हैं? वो स्थिति भी नहीं है। क्या यहाँ मुख्यमंत्री पद उनका छीना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद दे रही है? वो स्थिति भी नहीं है, यहाँ उनका कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छीन रहा था। क्या यहाँ वो एनडीए के इसके इंडिया के संयोजक नहीं बन पाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए का संयोजक बना के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगी? ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है। दूसरी बात, आज सुबह ही नीतीश कुमार जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां संबोधित कर रहे थे, नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बातें की। जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि लगभग 1 लाख परिवार हैं, उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार जो है वो देने का सरकार ने फैसला किया है ताकि वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आए। जातिगत जनगणना के समर्थन में नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही। इसी जातिगत जनगणना को नीतीश कुमार ने फर्जी जातिगत जनगणना करार दिया था। ये कहा था इसमें मैनिपुलेशन हुआ है और ये आंकड़े फर्जी हैं। तो अगर साथ जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना को मानेगी जिसका नीतीश कुमार दुहाई दे रहे थे आज सुबह तक? कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये असल में नीतीश कुमार जो असल में वो एक कहावत है कि हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि सयाना कौवा गू खाता है। तो अब ये नीतीश कुमार जो सयाना कौवा बनने के चक्कर में जो है वो इसमें थोड़ा कच्चा खा गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीज कर रही है राजीव जी, और जिस तरीके से मीडिया ने किया, देखिए आप देखिए परसों था कि नीतीश कुमार पहुंच गए राज्यपाल के पास, बस अब थोड़ी देर में जो है सरकार गिरने वाली है। मालूम पड़ा कि 40 मिनट के बाद नीतीश कुमार चाय पी करके निकल आए हैं और कुलपतियों के बारे में बातचीत करने गए थे, वो लौट के चले आए हैं। तो ये मीडिया तो उस समय भी चला रहा था कि शाम तक जो है सरकार बन जाएगी दूसरी। आज भी दिन में खबरें यही चल रही थी, ब्रेकिंग खबरें जो दौड़ दौड़ के आ रही थी वो खबरें यही आ रही थी कि अब बस नीतीश कुमार जो है वो शाम को जाने वाले हैं गवर्नर के पास और उनसे मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है गवर्नर से, और 28 तारीख को शपथ ग्रहण है। ब्रेकिंग सब आ गई थी कि शपथ ग्रहण भी 28 तारीख को हो गया है। अब खबर आ रही है कि 28 तारीख को जेडीयू ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। राज्यपाल के हो आए नीतीश कुमार, वहां कुर्सी तेजस्वी यादव की भी लगी थी, तेजस्वी नहीं गए वो एक अलग का मसला है। लेकिन ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को लिए हुए गवर्नर से मिलने के लिए जा रहे थे। और गवर्नर से मिलने के लिए जाएंगे राजीव जी अगर, तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, भले कागजों पर बुलाएं। ये दिखाए कि 5 कैबिनेट के मिनिस्टर आए, उन्होंने उस कैबिनेट में बैठक में पास हुआ, तो वो कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुलाई गई थी।
तो ये एक तरीके से जो मामला था, मुझे लगता है कि ये हाइप पैदा करने की कोशिश थी और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इंडिया गठबंधन के अंदर ही कम हो जाए, इसका भी एक प्रयास जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा हो। ये भी हो सकता है, दूसरी तरफ ये भी संभावना है अमलेंदु जी, ये माना जाए, अमलेंदु जी आपकी बातों से जरा जोड़ देता हूं, ये माना जाए कि ये जो मीडिया जिसको मोदी एंड पार्टी समझती है कि हमारा है, ये अब मोदी जी और बीजेपी का दुश्मन ये मीडिया बन गया है, इसलिए क्योंकि ये राम मंदिर के मुद्दे को किनारे ले जाने के लिए और देखिए नीतीश का साथ दे रहा है, ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं राजीव जी। चूंकि राम मंदिर का मुद्दा काम कर नहीं रहा है, बिहार में परेशानियां हैं इस गठबंधन के रहते हुए, इसलिए नीतीश कुमार को इतना कर दो कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इंडिया गठबंधन के अंदर भी ना रहे और जनता के अंदर भी खराब हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिले। और अगर नीतीश कुमार के मन में कहीं कुछ हो थोड़ा बहुत भी और कुछ नाराजगी हो, तो नीतीश कुमार अगर इधर आना चाहे तो धोखे से इधर आ जाए, तो नीतीश कुमार को जो खत्म कर दिया जाए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार को खत्म करने की है। नीतीश कुमार अगर अपनी राजनीति खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं तो ये उनका अपना होगा काम करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के समर्थन में है ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खत्म करना ही चाहती है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के गए ही इसीलिए थे कि उनको किसी भी तरीके से ये लग गया था कि यहाँ दूसरा एकनाथ शिंदे तैयार किया जा रहा है, तो दूसरा एकनाथ शिंदे तो अब भी तैयार किया जा सकता है अगर आप चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो स्थितियां तो हैं अभी भी। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब यहाँ आपका मुख्यमंत्री पद नहीं छीना जा रहा है, आपके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज ही वहां जो खबरें चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि भाई आपको आना है तो आइए, आपको केंद्र में जगह दे देंगे, मगर आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार को पागल कुत्ते ने थोड़ी कहा जाएगी चले जाएंगे यहाँ मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वहां केंद्र मंत्री बनने के लिए जी। तो ये चीजें तो मुझे लगता है राजीव जी कि नीतीश कुमार असल में डबल होशियारी में थोड़ा सा कच्चा खा गए हैं यहाँ और फंस गए हैं उस मामले में। होशियारी दिखाते हुए खामोश रहे इस मसले को, सोचा उन्होंने कि इसकी हवा के जरिए जो है इंडिया गठबंधन को दबाव बनेगा और वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। उनका मतलब जो खबरें हैं वो ये है कि चूंकि वो चाहते हैं इंडिया गठबंधन से 16 सीटें उनको वहां चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए बिहार में, और शायद गठबंधन उनको 16 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन का कहना यह है कि आपको जो 16 सीटें आई थी वो आपको मोदी जी के साथ मिलकर के आई थी। आज परिस्थितियां दूसरी हैं, विधानसभा चुनाव के बाद आपकी ताकत कम हुई है, आरजेडी की ताकत बढ़ी है, दूसरे लोगों की ताकत बढ़ी है, तो आपको सीटें कम मिलेंगी। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन पे सीटें ज्यादा हासिल करने का एक दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने भी इन सारी चीजों को हवा देने की कोशिश की। आज कैसी त्यागी का जिस तरीके से बयान आया कि यहां सब ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन में दिक्कत जो है वो बंगाल और पंजाब में है, सीटों को लेकर के यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां सब एक है। उनसे जब पूछा गया कि लालू जी की बेटी और रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया उनका हुई शी, तो बताया कि उनकी बेटी है लालू जी की और आपने बचपन से देखा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बड़ों के मसले में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो यानी इस तरीके की चीजें दोनों तब से इस तरह की चीजें आई। लेकिन नीतीश कुमार अगर खामोश है राजीव जी, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे वो वही चाल जो है एक तरीके से कहा जाए, जो प्रेम कुमार जी भी कहते हैं वो डबल चाल जो चलने की कोशिश कर रहे हैं इधर भी। मैं भी थोड़ी देर पहले नेशनल टीवी चैनल पर राजीव भी देख रहा था और एलजेपी के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि मोदी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिया है लेकिन हलाला खत्म नहीं किया है, तो दूसरी बार हलाला हुआ है जी। तो अब ये जो एनडीए में जो समर्थक है उनके होंगे, जो जहां जाने की बातें हो रही हैं, उनके समर्थक बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो 3 तलाक करने के बाद हलाला करने गए थे, दूसरी बार हलाला करने गए हैं। ये एलजेपी के प्रवक्ता है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है एलजेपी के जो बात कह रहे थे। तो ये है, तो इस तरीके से राजीव मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मन में कुछ ना कुछ तो उनके चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं चल रहा होगा, बहुत कुछ होगा और हो सकता है उनके डिफरेंसेस आरजेडी के साथ भी हों। लेकिन अब इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर नीतीश कुमार थोड़ा आगे बढ़ना चाहते भी होंगे तो अब उनको बैक होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनको उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर रही है। और इसीलिए आज सारी खबरें जो है फिर शाम को आकर के हो गई कि अब 28 तारीख को बैठक होगी। तो 28 तारीख को बैठक क्या होती है क्या नहीं होती वो अलग का मसला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझको लगता है कि नीतीश कुमार अगर जाना भी चाहते होंगे और मन में चल भी रहा होगा और इस पे भी काम कर रहे होंगे कि दबाव बनाया जाए इंडिया के ऊपर, एनडीए में जाने की खबरें उड़वा करके या इन खबरों पर खामोश है, तो वो भी अब जो है चालाकी वो काम करने वाली एक तरीके से नहीं है और मजबूरी अब उनकी होगी कि आप या तो इंडिया गठबंधन में रहें या अपनी राजनीति समाप्त करें। तो अब नीतीश कुमार को तय करना है कि इंडिया गठबंधन में रहकर के राजनीति करनी है या एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के अपनी राजनीति समाप्त करनी है। अब ये उनको निर्भर करता है,
मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चूंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है राजनीति के, बिल्कुल और बहुत शातिर सही कह रहे हैं राजनेता है, तो राजनीति ही करना चाहेंगे, राजनीति अपने समाप्त नहीं करना चाहेंगे राजीव जी। जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, नीतीश कुमार ने जब जब पलटी मारी है इतना समय तो नहीं लिया। अभी सुबह सुबह ब्रेकिंग खबर, शाम को या दोपहर में जाके इस्तीफा, और शाम को या दूसरे दिन फिर से शपथ ग्रहण। आप देख लीजिए 2015, 2017, 2022, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि 2005 से लेके 15 तक तो बीजेपी के साथ साथ सरकार चलाई। 15 में बीजेपी से तलाक लिया, 17 में तलाक भी तुरंत ले लिया, तुरंत फटाफट, और 17 में जाकर उस गठबंधन से नाता तोड़ दिया फिर, और ये सब फटाफट हुआ है। इतनी कहानी नहीं चली। इस बार इतनी कहानी क्यों चल रही है अगर ऐसा है तो? और क्या यहीं से शक की सुई जो है वो उस दिशा में जाती है जिधर प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे थे, या जो बात हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए राजीव जी की दो क्वेश्चन मार्क्स जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। पहली बात जिसकी हम बहुत चर्चा कर रहे हैं और हम लोग सुबह से कर रहे हैं, और जब मैं रामलेंदु जी एक डीबी लाइव के कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि आखिर वो क्यों जाएंगे। इंडिया गठबंधन, एनडीए का नाम लेके वो इंडिया गठबंधन पे कोई अपना वजन बढ़ा सकते हैं या अपनी कोई मांग पूरी करा सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात, उन्हें ये भी पता है कि एनडीए का अगर हाथ साथ पकड़ते हैं तो लोकसभा के चुनाव में उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी वो इंडिया के साथ लड़कर पा सकते हैं, क्योंकि कम से कम इंडिया गठबंधन में उनकी विश्वसनीयता थोड़ी बहुत तो बची है एनडीए के मुकाबले। तो ये जो क्यों है ये अभी तक समझ में नहीं आया। और दूसरा उससे बड़ा महत्वपूर्ण क्यों ये है कि वो चुप क्यों है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जिसका इंतजार हम लोग लगभग पिछले 4-5 घंटों से कर रहे हैं। जब तक वो कुछ नहीं कर सकते तब तक जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं वो भी कयास लगाता रहेगा, और जो हम पैरेलल मीडिया है वो भी कयास लगाता रहेगा। तो हम भी आखिर कयास ही लगा रहे हैं। इसलिए इसके बजाय हम ये सोचे कि अगर वो जाते हैं इंडिया एनडीए में तो उन्हें क्या हासिल होगा। तो इसकी बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि उन्हें अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है जिसके लिए वो इतनी बड़ी कवायद करें। अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको भूलने की जो बीमारी है वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी उनको याद आ जाने की बीमारी है। उन्हें फिर अपना एनडीए की याद आ जाती है, ये ज्यादा खतरनाक है। भूल जाए अच्छी बात है, राजनीति में सबसे बढ़िया यही होता है कि मतलब जो संबंध आप आगे निर्वाह नहीं कर सकते उससे खूबसूरत मोड़ देकर उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस उम्र में पहुंचकर और राजनीति के इस पड़ाव पर आकर उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है कि एनडीए में उन्हें कोई महत्व नहीं मिलने वाला है। देखिए इतनी जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बीजेपी की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, अभी तक उनकी ओर से कोई भी बयान नहीं आया, कोई डोजियर गया हो उनके पास, नीतीश बाबू के पास, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब पहले तो हम यही कह रहे थे कि 5-6 घंटे हमको रुकना चाहिए, उसके बाद कुछ क्या हो सकता है देखना है, लेकिन हमको लगता है 1 आध दिन का इंतजार और होगा। देखिए उनके बारे में 27 को भी और 28 हाँ नहीं, उसकी भूमिका तो कल से बननी शुरू हो जाएगी अगर होता। जी आज की रात भी बाकी है, कल का सारा दिन बकाया है। देखिए उनके बारे में चाहे जितनी भी बुरी राय बना ली जाए कि वो पलटू राम है, ये है वो है, लेकिन 2 मामलों में तो उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं भी नहीं गई है। पहली उनका सुशासन बाबू का उनका जो पद है वो कहीं नहीं गया है, और दूसरा सामाजिक न्याय के वो आज भी पोस्टर बॉय है। तो एक तरह से अगर वो एनडीए का हाथ थामते हैं तो अपना सबसे बड़ा जो शस्त्र है जिसके दम पर वो खड़े हैं, जिसके दम पर वो आज वो इंडिया गठबंधन के भी एक मजबूत चेहरे हैं, और सामाजिक न्याय के कारण भी वो 27-28 दलों को जोड़ने में शामिल हो गए। देखिए एक समय तक तो ये आइडिया खत्म हो चुका था कि कोई प्रतिपक्ष जो है संयुक्त प्रतिपक्ष बन सकता है। ये तो नीतीश बाबू ही थे जिन्होंने पटना से बात कही थी कि भाई पहले आई लव यू कौन बोलता है, तो खुर्शीद आलम के साथ बात हुई, मैसेज गया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो गठजोड़ तैयार किया है इसमें नीतीश बाबू की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब वो जानते हैं कि अगर इस पड़ाव पर अगर वो एनडीए की तरफ जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी न तो यहाँ रहेगी न तो वहां रहेगी, और दूसरा ये भी बात चली कि हो सकता है उन्हें राष्ट्रपति पद का ऑफर मिल जाए। तो देखिए रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू की हालत देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी समझदार व्यक्ति जो है कम से कम मोदी जी के रहते रहते राष्ट्रपति पद का वो ऑफर स्वीकार करेगा। तो कयास ही कयास है, कयासों के बीच जो है सबसे बड़ी खतरनाक चुप्पी जो है वो खुद नीतीश बाबू ने जो ओढ़ रखी है ये बड़ी खतरनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटों में अभी तक हम
वो टाइमलाइन को बढ़ाते जा रहे हैं बार बार। पहले हम करते 2 घंटे रुके फिर देख लेते हैं क्या होता है, फिर 4 घंटे हो गया, 6 घंटे हो गया। अब मुझे लगता है कि जब तक वो कुछ कर ही ना दें तब तक हम कुछ बहुत ज्यादा सटीक एनालिसिस कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है। राजीव जी, आखिर क्यों चुप हैं नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। जरा इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अनिल सिन्हा साहब, क्यों चुप हैं नीतीश कुमार, कुछ नहीं बोल रहे हैं? और इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब अपनी भूमिका में मैं कह रहा था कि मौनम स्वीकार लक्षण हम कहते हैं ना, तो अगर मौन है तो लोग ये कह रहे हैं कि अरे चुप हैं, इसका मतलब है कि जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो सच हैं। क्या ये माना जाए? चुप्पी का कारण क्या हो सकता है? नहीं, सच है या झूठ, अभी देखिए मैं सब जो बाकी मतलब दीपक जी या बाकी लोगों ने जिस तरह से कहा उसी तरह मैं अब सेफ साइड लेना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले तक, मतलब 2 दिन पहले तक प्रेम कुमार जी वाली लाइन थी मेरी कि नीतीश कुमार एकदम नहीं जाएंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी भी आस्था को कमजोर किया है। जो उनमें उनके मतलब नहीं पलटने का जो मुझको लग रहा था, तो ये स्थिति क्यों बनाए हुए है। मैं देखिए कि मैं चाहता हूं क्या कि हम लोग जरा कुछ तथ्यों की तरफ देखें। एक तो तथ्य ये है कि ये जानकारी ही एक तरह से कि बीजेपी ने बीजेपी मतलब जो ऑफर्स आ रहे हैं उसमें जो सीट की बात कही आपने, सीट शेयरिंग की भी चर्चा है। तो सीट शेयरिंग में बीजेपी ने का जो हवा में वो मतलब पटना की हवाओं में है चर्चा, उसमें है कि 12 और 28 सीट, 12 सीट इनको देना चाहती है बीजेपी। अब सोचिए कि 12 सीट तो इनको यूं ही मिल रहा है यहाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ क्या कहते हैं गठबंधन में। बल्कि मेरी जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन में, बल्कि मेरी जानकारी में लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि कांग्रेस इस पर राजी हो गई कि 5 सीट जो है कांग्रेस को और 1 सीट CPI-ML को, और बाकी जो बची हुई 34 सीटें हैं उसमें RJD और JDU तय कर ले। ये एक चर्चा आई थी और लोगों ने कहा कि ये मान लिया उसमें उसमें है कि 8 सीट मांग रही है कांग्रेस, ऐसा भी है। खैर मान लिया अगर ये जो चीजें हैं ये बहुत ऐसा मुझको लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी चीज है जिसको कि देना मुश्किल हो, ये चर्चा हो ही गई है। दूसरा मुझको सबसे जो दिक्कत लग रही है कि JDU को खुद खत्म करने पर तुले हुए हैं। मतलब आप चुप्पी की बात कर रहे हैं, इस चुप्पी से क्या हुआ है कि JDU का वर्कर्स तो दिक्कत में है ही, जो JDU के MLAs वगैरह हैं वो भी दिक्कत में है। मैं जहाँ सुनने में आया यहाँ भी कि पटना में जैसे एक कवायद ये भी चल रही है कि जो अगर 8 सीटों की कमी है, जो कैलकुलेशन है कि 8 सीटों की जरूरत है, जिसमें अगर 4 जीतन राम मांझी आ जाए और 2 और कैसे है, मतलब 2-3 सीटें 120 तक वो लोग चले जाते हैं और 3 सीटों की और जरूरत होती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये सीट के लिए कब मतलब JDU में स्प्लिट हो, मतलब स्प्लिट की कितनी संभावना है ये भी लोग तलाश रहे हैं। तो ये JDU को पॉलिटिकली भी, मोरली भी और अंततः का मतलब हर लेवल पे या जो समीकरण है JDU का जो सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का, उसको भी क्यों खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये मैं कोई राजनीति मतलब राजनीति के किसी भी मतलब जैसे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों वो जाएंगे उधर, उसी तरह से मुझको ये पता नहीं चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके आधार पर वो चाहता है कि अगले मतलब विधानसभा चुनाव पहले हो जाए, लोकसभा चुनाव साथ में हो जाए ताकि हम सीट बढ़ा लें, तो वो लक्षण तो दूसरा ही है, वो तो JDU को भी समाप्त करने पर लगे हुए हैं। आप ऐसा मत समझिए। 1-2 लाइन और मैं आपको लूंगा कि अगर वो चले जाते हैं तो क्या होने वाला है बिहार में, जो कि आप भी समझते होंगे और हम भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर ले। एक तो पक्का हो गया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। इतने सीट उपलब्ध हो जाएंगे कि वहां सीट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन को जो फायदे होने हैं। दूसरा एक और है कि ये जो सामाजिक समीकरण बन रहा है जाति जनगणना के आधार पर, उसकी लीडरशिप पूरी तेजस्वी के हाथ में जाएगी और RJD का जो वोट पहले से है जिसमें कि जिसको कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था JDU के साथ रहने से, वो भी कंसोलिडेट हो जाएगी। मतलब उनका जो अपनी ताकत है, अपनी जो सामाजिक आधार है, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि JDU के डिसइंटीग्रेट करने जिसकी पूरी संभावना है, उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट के लिए जगह खुल जाएगी कि वो जो है एक्सप्लोर करे नया
अपना सामाजिक समीकरण। तो अभी 2024 में जो भी हो, इंडिया गठबंधन को नुकसान, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिक्स है बिहार की, उसमें जेडीयू के डिसइंटीग्रेशन पर एक नई पॉलिटिक्स खड़ी होगी जिसमें बीजेपी के लिए बहुत कम जगह है। तो मैं ये कुछ इसको डिकोड करने की स्थिति में नहीं हूँ, बिल्कुल मुझको जी। ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत सही आप कह रहे हैं कि एक जगह खुलती है और वो वोट भी, वो मतदाता जो जेडीयू से नाराज है वो आरजेडी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस सब एक साथ हैं तो जेडीयू से नाराज मतदाता जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। और यही स्थिति उधर पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। तो यहां पर विन विन सिचुएशन में इंडिया गठबंधन रहने वाला है, यह साफ माना जा सकता है। प्रशांत टंडन जी, इसको कैसे आप डिकोड करते हैं? राजीव जी, ये जो खेल चल रहा है, सोर्स का खेल चल रहा है, सूत्रों का खेल चल रहा है मीडिया में, इसके बीच में कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग बात कर सकते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है। तो एक तो मैं अनिल सिन्हा जी से सहमत हूं कि नीतीश कुमार यहाँ रहें वहां जाएं, उनका पॉलिटिकल वजूद क्या रहता है, कल कितना बचता है कितना जाता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल फोर्स, इसके ऊपर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि ये कितना एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। और क्योंकि उसकी सेकेंडरी लीडरशिप कोई है नहीं, और प्रॉब्लम जेडीयू के अंदर चल रही थी। प्रॉब्लम जेडीयू के अंदर तब भी थी कि इन्होंने पहले अध्यक्ष बदला था, फिर अभी लल्लन सिंह से भी प्रॉब्लम हुई थी इनको, तो उसको हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए थे। तो प्रॉब्लम तो वहां चल रही है जेडीयू के अंदर, कुछ अंदर खाने। दूसरी बात देखिए, ये तरह हम ये भी एनालिसिस कर लें कि नीतीश कुमार जी को ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन नाम भले ही बेंगलोर में आया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की अवधारणा कांग्रेस के अंदर बहुत पहले से थी, और कांग्रेस के ही सुझाव पर नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे। और कहाँ काम कर रहे थे? देखिए, जहां पे कांग्रेस का गठबंधन है ऑलरेडी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, तमिलनाडु में गठबंधन है डीएमके के साथ, केरल में यूडीएफ है, झारखंड में गठबंधन है ऑलरेडी। नीतीश कुमार वहां काम नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार उन 148 सीटों पे काम कर रहे थे जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है और बीजेपी के सामने त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ये कांग्रेस के सुझाव पर ये काम कर रहे थे, इनका बड़ा लिमिटेड मैंडेट था, तो इसलिए वो उन नेताओं से मिल रहे थे जहां पे कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन है कांग्रेस का, गुपकर अलायंस के नाम से, महाविकास अघाड़ी वहां है, बिहार में ऑलरेडी महागठबंधन है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। तो ये कोई इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नहीं थे, इनको कांग्रेस ने वो एक असाइनमेंट दिया था, उस पर वो काम कर रहे थे। अब उसकी अगर आप विवेचना करें आज की तारीख में, तो उसमें बहुत कामयाब भी नहीं हुए हैं। जो अगर आप देखेंगे उसमें तो बहुत कामयाब नहीं हुए हैं। जो अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रहा है, लगभग सीटों का तालमेल फाइनल हो चुका है, तो ये अखिलेश यादव और कांग्रेस की आपस की कोऑर्डिनेशन की वजह से और सूझबूझ की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी के साथ नहीं हो रहा है, वो भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट में ही दोनों पार्टियों को फायदा है, अगर मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा है, तो उसमें उनकी बहुत कामयाबी नहीं है। दूसरी चीज ये कि देखिए, अगर वो जाते हैं, पिछले 48 घंटे में एक दो काम तो हुए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल खड़ा किया है। ये मौका उस मीडिया को
जो बीजेपी का मीडिया है उसको मौका मिल गया, और दूसरा बीजेपी को मौका मिल गया, और एक इनकी व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी अब हमेशा के लिए डेंट हो गई। अब ये रिपेयर नहीं हो सकती। जिसको कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो पड़ गई जी। तो वो गांठ अब खुलने वाली नहीं है। उन्होंने खुद लालू प्रसाद यादव पे या उनके परिवार पे आरोप लगाया है। तो ये तो बड़ा जो उन्होंने अपने लिए जो एक काम कर दिया है वो तो मुश्किल से रिपेयर होगा। और बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सब चीज स्पेकुलेटिव है। इतना धुआं है तो कहीं तो आग है, कुछ तो होगा। और नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल ये राजीव जी, जब हम लोग अपने नौकरियां करते थे तो हम लोगों का एक जुमला या एक कहें कि कहावत एक बड़ी मशहूर थी कि इस्तीफा देने में मजा तब आता है जब ऑफर लेटर भी जेब में हो। मुझे लगता है कि इस्तीफे की चर्चा हो गई और ऑफर लेटर आया नहीं, तो इस मुश्किल में वो फंस गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी शायद नहीं है अभी हमारे साथ, आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, क्या जो प्रशांत टंडन जी का आखिरी सेंटेंस है वो कितना मायने रखता है कि बिना अगली नौकरी के इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, न इधर के रहे ना उधर के रहे? हम लोग भी कई जो यंग लड़के आते हैं उनको यही सलाह देते हैं कि भाई अगली नौकरी कहीं देख लेना, फिर कहीं और से इस्तीफा देना। तो यहाँ क्या वही स्थिति नजर आ रही है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह हंसी मजाक से अलग अगर देखा जाए, एक क्रेडिबिलिटी की बात आती है। नीतीश कुमार अगर यहाँ वो कितना क्या पाते हैं, कितनी सीटें पाते हैं, कितनी खोते हैं, ये सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी एक क्रेडिबिलिटी नेता की जो लगातार सुशासन बाबू, देखिए 2005 से लेकर 2015 के बीच नीतीश कुमार दुनिया भर के अलग अलग मैगजीन में भी कई बार समय समय पर छाए रहे सुशासन बाबू के नाम पे। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और एक वहां नारा दिया बिहार में, जंगल राज के सामने सुशासन का राज। लेकिन वहां 15 के बाद से जो परिस्थितियां बदली और खासकर 17 के बाद से, 15 में वो टूट के आते हैं, छोड़ देते हैं गठबंधन। 17 में देखिए परिस्थिति क्या होती है। हालांकि उन्होंने 14 में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव। तो उस हिसाब से भी देखिए कि कैसे कैसे बदलती हैं। लेकिन 2024 क्या उन सब से अलग होगा? क्योंकि कितनी बार आप पलटू राम बनेंगे, कितनी बार आप अपनी क्रेडिबिलिटी को खोएंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे? या यहां पर सबसे बड़ा सवाल उनकी पार्टी में ही टूट का है? क्या उनकी पार्टी बिखरती हुई उन्हें दिखाई दे रही है, उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ऐसी खबर भी आ रही है। राजीव जी, जेडीयू में अभी चर्चा भी हुई कि पहले भी दो अध्यक्ष जो बदलना पड़ा, तो वो दोनों अध्यक्ष की अलाइनमेंट अलग अलग दिशा में वाली थी। आरसीपी सिंह बीजेपी की तरफ वाले थे, ललन सिंह आरजेडी की तरफ वाले थे। तो दोनों से पार्टी के टूटने का डर था। चूंकि नीतीश कुमार की सियासत दोनों को साधने की रही। पहले जो चाल चलते थे वो सफल रहते थे, अब जो चाल चलते हैं वो उल्टा पड़ रहा है। ये स्थिति है। लेकिन हम जब विवेचना करते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आस्था और विश्वास लेके विवेचना करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा करें या वैसा करें। लेकिन हम सिम्टम्स पर बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। हम उस हिसाब से बात करते हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। लेकिन जो बातें दिख रही हैं कि वो एनडीए में जा रहे हैं, जो सबको नजर आ रहा है कि एनडीए में जा रहे हैं, हम उसका क्रॉस करना चाहते हैं कि इस बातों में भी कुछ है, कुछ आबो हवा ऐसी है जिसको समझने की जरूरत है। ये पूरा प्रकरण जो पैदा हुआ है लालू प्रसाद जी के परिवार के साथ में नीतीश कुमार जी के खटास के कारण पैदा हुआ है, और ये कुछ दिनों से चल रहा था। अब जितने नियुक्तियां थी, इसको लेकर के जो पोस्टरबाजी हुई, उसमें नीतीश कुमार जी ने अकेले क्रेडिट लिया, तेजस्वी यादव को नहीं दिया, और ऐसा लगा सारी नियुक्तियां नीतीश कुमार कर रहे हो। यही बात है कि तेजस्वी यादव का आज का भी बयान है कि हमारी सरकार ने
4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। बेरोजगारी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी और हम उस रास्ते पर चलेंगे। यानी वो भी यही दर्शा रहे कि जो नियुक्तियां हुई हैं पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार ने कर लिया, जी पहले क्यों जातीय सर्वेक्षण कर लिया। तो ये अंदर खाने जो असल चला वो बातें आई। तो इस बीच में हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो पावर पॉलिटिक्स हमेशा खेली है सेटल करने की, उसमें मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस मौन के दौरान बहुत सारी घटनाएं होने दी जाती हैं और जब मौन टूटता है तो एक नैरेटिव के साथ टूटता है, देने के लिए टूटता है। इस बार की जो घटना है, इस बार अब लालू प्रसाद बड़ा एग्रेसिव है और ये समझिए कि नीतीश कुमार के बीजेपी के पास जाने के बावजूद सरकार बनेगी या नहीं बनेगी भरोसा बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए ऑपरेशन लोटस नहीं करेगी। बीजेपी अपने सीएम बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस करेगी, ये बात समझ लीजिए। तो वो जब बिना ऑपरेशन लोटस के नीतीश कुमार की पार्टी के कितनी संख्या है, बस 12 एमएलए लेके तो ललन सिंह पहले पहुंचे थे लालू प्रसाद के पास में, तो 12 एमएलए में 6 भी अगर रह गए तो लालू प्रसाद इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय जीतन राम मांझी को बनाने के में ज्यादा प्रेफर करेंगे, नीतीश को बनाने में प्रेफर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इस लड़ाई को सेटल करना महागठबंधन के लिए बहुत एक मुश्किल काम होने वाला है, कांग्रेस के लिए मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई लालू और नीतीश में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई है। फिर भी लालू समझदार नेता हैं, नीतीश को भी हम कम समझदार नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में, बनाए रखने के चक्कर में कुछ लीक से हट के राजनीति कर जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो इन स्थितियों में नीतीश कुमार के लिए ये तय करना है कि महागठबंधन में रहना है या एनडीए में जाके और बेइज्जत होना है। अगर महागठबंधन में रहेंगे तो कुछ इज्जत बची रह जाएगी और महागठबंधन से बाहर जाएंगे तो सब कुछ लुट जाएगा। तो इस हालात में हम कह रहे हैं कि वो एनडीए में बने रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन का नायक हो गए और वो बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने लुटिया डुबोई है अपने मौन से, इन घटनाओं पर उनको चुप्पी जो उन्होंने नहीं साधी है, खुद उनकी पार्टी स्प्लिट होने के कगार पर है। ये गोदी मीडिया फैला रहा है कि कांग्रेस के ही एमएलए टूटने वाले हैं, ये सब टूट जाते अगर ऑपरेशन लोटस चलता। ऑपरेशन लोटस बीजेपी अपने सीएम बनाने के लिए देगी, नीतीश कुमार को बनाने के लिए नहीं देगी। ये मेरे विचार है, मेरी समझ है, उस आधार पर मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जेडीयू में नहीं जा रहे हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूं। जी, ये आप अकेले हैं और डीबी लाइव पे हमारे साथी प्रेम कुमार जी लगातार इस बात को, इस प्रोग्राम के ओपनिंग रिमार्क में भी उन्होंने अपनी बात रखी थी और कह रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं, यानी कि वो इंडिया गठबंधन में हैं और रहेंगे। और यही बात क्लोजिंग कमेंट में भी कह रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन का वक्त है। 28 तारीख को यानी परसों बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने अपने विधायक दलों की, विधायकों की, और उसके बाद वहां फैसला क्या कुछ होता है। चर्चा खूब है, चर्चा का बाजार गर्म है, सियासी घमासान तेज है और इन सब के बीच मीडिया को काम मिला हुआ है, हमको, आपको, हम सबको काम मिला हुआ है कि पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं। लेकिन स्पेकुलेशन से ज्यादा और सूत्र से ज्यादा अगर भरोसेमंद खबरें हों तो बेहतर होता है और यहां हम वही भरोसा बनाए रखने की